हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी एग्जाम विद एमएस में। जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देख ही रहे होंगे, हम लोग बातचीत कर रहे हैं एसएससी एमटीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 के बारे में। यानी कि एसएससी एमटीएस 2022 में आपके जितने भी हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चंस की हम लोग अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक, फिलहाल आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 106 से। ठीक, इससे पहले हम लोग 105 क्वेश्चन को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर चुके हैं। ठीक है, तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो देख करके अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक, हम आपको एक बात और बता दें कि अगर आप लोग स्टैटिक जीके की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको मेरे चैनल पर स्टैटिक जीके के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है, वहां पर जाना होगा और वहां पर जाकर के आप अच्छे तरीके से उन क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है, कह रहा ध्यान से पढ़ना है आपको। कह रहा भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी ने लखनऊ में 1857 के प्रसिद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो आपको बताना है यहाँ पर ध्यान से कि भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी ने लखनऊ में 1857 के प्रसिद्ध विद्रोह, जिसको हम लोग सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, ठीक, का नेतृत्व किया था। यानी किसने किया था ये बताना आपको। पहला ऑप्शन आपका लिखा हुआ है बेगम हजरत महल, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ आपका क्या, अल्लूरी सीताराम राजू। ठीक, ये ध्यान रखना। और तीसरा ऑप्शन है हमारे पास में रानी लक्ष्मीबाई और चौथा ऑप्शन है हमारे पास में कस्तूरबा गांधी। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए, यानी बेगम हजरत महल ने लखनऊ में 1857 के प्रसिद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक, ये बात आपको ध्यान रखना है, यानी लखनऊ में 1857 के प्रसिद्ध विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है क्या, ध्यान रखिए, अभी हमने एक ऑप्शन में पढ़ा था इनका नाम। ठीक है, तो आगे देखते हैं अपन इसको। कह रहा अल्लूरी सीताराम राजू भारत के, ठीक, राज्य के एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक, यानी कि ये किस राज्य से संबंधित है ये बात आपको बतानी है। जो अल्लूरी सीताराम राजू हैं ये भारत के किस राज्य से संबंधित हैं ये आपको बताना है। ठीक, और ये ध्यान रखना आपको, ये क्या थे, एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। क्या थे, आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। अब आपको ये बताना है कि ये कहां से थे। ठीक, पहला ऑप्शन आपके पास में दिया गया आंध्र प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन है गुजरात और चौथा ऑप्शन है बिहार। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखना है क्या, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आंध्र प्रदेश। यानी जो अल्लूरी सीताराम राजू हैं वो भारत के आंध्र प्रदेश से, ध्यान रखना, भारत के आंध्र प्रदेश के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे पूछा गया है, कह रहा कौन सा भारतीय राज्य बौद्ध गुफा मंदिरों का घर है। ध्यान समझना कि कौन सा भारतीय राज्य बौद्ध गुफा मंदिरों का घर है। ठीक, जिन्हें बराबर गुफाओं के नाम से जाना जाता है, जिन्हें बराबर गुफाओं के नाम से जाना जाता है, ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। कह रहा है कि भारतीय राज्य ऐसा कौन सा है जो बौद्ध गुफा मंदिरों का घर माना जाता है और जिन्हें हम लोग बराबर गुफाओं के नाम से जानते हैं। ठीक, जरा देखिए ध्यान से। जो पहला ऑप्शन है वो कह रहा है पश्चिम बंगाल, दूसरा ऑप्शन है बिहार और तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, चौथा ऑप्शन है सिक्किम। ठीक, तो आपको यहां पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिहार। यानी जो बिहार राज्य है वो बौद्ध गुफा मंदिरों का घर माना जाता है। ठीक, ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है वो हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में एक शक शासक था। ठीक, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में एक शक शासक था। ठीक, यानी आपको शक शासक का नाम बताना है। पहला जो ऑप्शन है वो आपका दे रखा है पांडुका, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है बिंदुसार, तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है रुद्रदामन और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है चस्ताना। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रुद्रदामन। ठीक, यानी जो रुद्रदामन है वो भारत में एक शक शासक थे। ध्यान रखना इस बात को अच्छी तरीके से, जो रुद्रदामन है वो भारत में एक शक शासक थे। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह शाहजहां का पुत्र था। ध्यान रखना है, निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह, जो मुगल बादशाह शाहजहां थे जिन्होंने आगरे के ताजमहल का निर्माण कराया था, उसका पुत्र कौन है ये बात आपको बतानी है। ठीक, तो जरा देखिए ध्यान से। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है सिकंदर लोदी थे, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है जहांगीर था, तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ हुमायूं और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है औरंगजेब। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि औरंगजेब। यानी जो औरंगजेब है वो शाहजहां का पुत्र था। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है क्या, ध्यान रखिए, कह रहा गौतम बुद्ध को में एक पीपल के वृक्ष के नीचे, ध्यान रखना है, में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक, मतलब अब ये आपको बताना है कि ऐसी कौन सी जगह थी जहां पर उन्हें एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो सबसे पहले आप यहां पर ध्यान दीजिए क्या कि आपसे पूछा जा सकता है कि
गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है पीपल के वृक्ष के नीचे, ठीक है। ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है, ठीक। अब दूसरी बात आपको क्या ध्यान में रखना है, क्या आपसे कह रहा है कि गौतम बुद्ध को, अच्छा वो पीपल का वृक्ष जो है वो था कहाँ पर, ये बात आपको बतानी है, यानी किस जगह पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो जरा देखिए ध्यान से, पहला ऑप्शन लिखा हुआ है वाराणसी, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है बोधगया, तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है पाटलिपुत्र और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है उज्जैन, ठीक। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी यानी कि बोधगया, यानी बोधगया में उन्हें पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक। इसलिए आपको ध्यान रखना है और इसी वृक्ष का नाम बदल करके बाद में बोधि वृक्ष रख दिया गया था, ठीक। इस तरीके से इसको भी ध्यान में रखना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है कि वह कौन सी पहली प्राचीन भारतीय सभ्यता थी, ध्यान रखना, वह कौन सी पहली प्राचीन भारतीय सभ्यता थी जिसमें व्यवस्थित नगर नियोजन और भूमिगत जल निकास प्रणाली थी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार पूछा जा चुका है, बहुत अच्छी तरीके से आपको ध्यान में रखना है, ठीक। कह रहा है वह कौन सी भारतीय प्राचीन सभ्यता थी जिसमें व्यवस्थित नगर, यानी कैसे व्यवस्थित नगर थे, ठीक, नगर नियोजन था और भूमिगत जल यानी जल के मतलब जमीन के नीचे से जल निकास की प्रणाली थी। ये बात आपको बतानी है, ठीक। पहला ऑप्शन हमारा लिखा हुआ है कह रहा पूर्वकालीन न्यूबियन सभ्यता, ठीक, और दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता, तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ उत्तरकालीन वैदिक सभ्यता और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है इजियन सभ्यता, ठीक। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, जो सिंधु घाटी सभ्यता है वहां पर बहुत समय पहले ही व्यवस्थित नगर नियोजन और भूमिगत जल प्रणाली की व्यवस्था उपलब्ध थी, ठीक। आप लोगों ने देखा होगा जो मोहनजोदारो मूवी आई है, ठीक, उस मूवी में आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अच्छे से बताया गया है, ठीक। आप लोग उस मूवी को देख करके थोड़ा सा समझ सकते हैं वहां से, ठीक है। चलिए फिलहाल हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस शख्सियत का संबंध, ध्यान रखना है, निम्नलिखित में से किस शख्सियत का संबंध अलीगढ़ आंदोलन से है, ध्यान रखना, कौन से आंदोलन से, अलीगढ़ आंदोलन से है, ठीक। तो आपको ध्यान रखना है पहला ऑप्शन जो कह रहा है सैयद अहमद खान का संबंध है, दूसरा ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, तीसरा ऑप्शन है सैयद अमीर अली और चौथा ऑप्शन है अबुल कलाम आजाद, ठीक। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए यानी कि सैयद अहमद खान, ध्यान रखना है क्या, सैयद अहमद खान, ठीक, यानी जो सैयद अहमद खान है इनका संबंध अलीगढ़ आंदोलन से है, ठीक। ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमसे कह रहा है क्या कि दिल्ली में हुए 1929, ध्यान रखना, दिल्ली में हुए 1929 के असेंबली बम कांड के मुख्य आरोपी कौन थे, ध्यान रखना, जो दिल्ली में 1929 ईस्वी में असेंबली पर बम गिराया था उसके मुख्य आरोपी कौन कौन थे, ये बात आपको बतानी है, ठीक। जरा ध्यान से देखिए, पहला ऑप्शन लिखा हुआ है राम प्रसाद और अशफाक उल्ला खान, ठीक, और दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ उधम सिंह और मंगल पांडे, चौथा ऑप्शन लिखा हुआ सूर्य सेन और राम प्रसाद, ठीक। तो आपको पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी यानी कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, ध्यान रखना है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 1929 ईस्वी में असेंबली में बम गिराया था, ठीक, यानी दिल्ली की असेंबली में 1929 ईस्वी में बम गिराया था, ठीक। तो उसके जो मुख्य आरोपी थे वो कौन कौन से लोग थे, तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त थे, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है क्या कि कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण, ध्यान रखना है कि कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण 999 ईस्वी में किस वंश के राजा श्रृंगदेव ने करवाया था, ठीक। यानी पहले तो आपको यह समझ लेना है कि जो श्रृंगदेव हैं वो किस वंश के राजा थे, ये बात आपको समझनी है, ठीक। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि जो कंदरिया का महादेव मंदिर है उसका निर्माण 999 ईस्वी में हुआ था, ठीक। अब किसने करवाया था, राजा श्रृंगदेव ने करवाया था, ठीक। लेकिन आपको यह बताना है कि राजा श्रृंगदेव का जो संबंध है वो किस वंश से है, ठीक। तो जरा ध्यान से देखिए, पहला ऑप्शन जो है वो कह रहा है चोल वंश से, दूसरा ऑप्शन कह रहा है पाल वंश से, तीसरा ऑप्शन कह रहा है पल्लव वंश से और चौथा ऑप्शन कह रहा है चंदेल वंश से, ठीक। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर डी यानी कि चंदेल वंश से, ठीक। यानी जो आपका कंदरिया का महादेव का मंदिर 999 ईस्वी में राजा श्रृंगदेव ने करवाया था, तो जो राजा श्रृंगदेव थे उनका संबंध किससे है, चंदेल वंश से है, ठीक। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है क्या कि तुकारोई, ध्यान रखना है कि तुकारोई का जो युद्ध है जिसमें अकबर ने बंगाल और बिहार की सल्तनत को हराया था, ठीक। यानी अब ये पहले तो ध्यान रखो क्या कि जो तुकारोई का युद्ध है, ठीक, वो अकबर ने तुकारोई के युद्ध में अकबर ने किसे किसे हराया था, ठीक। तो आप लोग ध्यान रखना है कि बंगाल की सल्तनत और बिहार की सल्तनत यानी इन दो राज्यों की सल्तनत को उसने क्या करा था, हराया था, मतलब बंगाल की सल्तनत को और बिहार की सल्तनत को हराया था, ठीक। अब जो कह रहा है कि ये युद्ध लड़ा कब गया था, ये बात आपको बतानी है।
ध्यान रखना है कि जो तुकारोई का युद्ध है वो कब लड़ा गया था, ये बात आपको बतानी है। ठीक, तो जरा देखिए ध्यान से, जो पहला ऑप्शन हमारे पास में है वो कह रहा 1582 ईस्वी में, और जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमसे कह रहा 1564 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर सी कह रहा 1551 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा 1575 ईस्वी में। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1575, यानी 1575 ईस्वी में तुकारोई का युद्ध अकबर ने बंगाल और बिहार को हराने के लिए लड़ा था। ठीक है, यानी कि उसमें बंगाल और बिहार सल्तनत की हार हुई थी, ठीक, और अकबर की विजय हुई थी। यह बात आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि तुकारोई का जो युद्ध है वो कब लड़ा गया था, तो आपको ध्यान रखना है 1575 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि भारत में महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग शुरू हुई थी। ठीक, अब कितने साल पहले भारत में, ध्यान रखना है कि भारत में महापाषाण कब्रें बनाने की जो प्रथा थी वो कितने साल पहले शुरू हुई थी, ये बात आपको बतानी है। ठीक, तो जरा ध्यान दीजिए, पहला ऑप्शन लिखा हुआ है 3000 साल पहले, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 1000 साल पहले, और तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 5 साल पहले, 500 साल पहले, और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है 2000 साल पहले। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 3000 साल पहले। ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए यानी 3000 साल पहले, यानी कि भारत में महापाषाण की जो कब्रें बनाने की प्रथा थी वो 3000 साल पहले शुरू हुई थी। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था। ठीक, ध्यान से देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था। ठीक, ये बात आपको बतानी है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए, जो पहला ऑप्शन आपका दिया गया है कह रहा 1922 ईस्वी में हुआ था, दूसरा ऑप्शन कह रहा 1901 ईस्वी में हुआ था, तीसरा ऑप्शन कह रहा 1915 ईस्वी में हुआ था, और चौथा ऑप्शन कह रहा 1908 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1922 ईस्वी में। ठीक, ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है कि 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड हुआ था। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमसे कह रहा है क्या कि 1857, अभी थोड़ी देर पहले हमारे पास में यह आया था कि 1857 के विद्रोह के बाद किस मुगल शासक का अंग्रेजों ने तख्ता पलटकर उसे बर्मा में निर्वासन के लिए भेज दिया था। ठीक, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ध्यान से समझिए। कह रहा है 1857 के विद्रोह के बाद किस मुगल शासक का अंग्रेजों ने तख्ता पलट कर दिया था। ठीक, यानी कौन सा ऐसा मुगल शासक था जिसका अंग्रेजों ने तख्ता पलटकर उसे बर्मा में निर्वासन के लिए भेज दिया था। ठीक, जरा ध्यान से देखिए, पहला जो ऑप्शन है वो कह रहा है बहादुर शाह प्रथम को, दूसरा ऑप्शन कह रहा है शाहजहां को, तीसरा ऑप्शन कह रहा है बहादुर शाह द्वितीय को, चौथा ऑप्शन कह रहा है आलमगीर द्वितीय को। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी यानी कि बहादुर शाह द्वितीय को, यानी जो बहादुर शाह द्वितीय थे उनको 1857 के विद्रोह के बाद तख्ता पलट करके अंग्रेजों ने उन्हें बर्मा में निर्वासन के लिए भेज दिया था। ठीक, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक, चलिए ध्यान से पढ़िए, पहले हम लोग क्वेश्चन को समझ लेते हैं, फिर इसके ऑप्शन हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। कह रहा है क्या कि अशोक के शिलालेखों में वर्णित जानकारी के अनुसार, समझना ध्यान से। ठीक, कह रहा है क्या कि अशोक के शिलालेखों में वर्णित जानकारी के अनुसार मौर्य समाज में कितने प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। ठीक है, यानी जो अशोक के शिलालेख है उनमें जो जानकारी बताई गई है उस जानकारी के अनुसार आपको बताना है कि मौर्य समाज में कितने प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। तो हम लोग इसके देखते हैं अब ऑप्शन को। चलिए ध्यान से देखिए, जो पहला ऑप्शन है वो कह रहा है हमसे क्या 4 प्रमुख केंद्र थे, दूसरा ऑप्शन कह रहा है 5 प्रमुख केंद्र थे, तीसरा ऑप्शन कह रहा है 6 प्रमुख केंद्र थे, और चौथा ऑप्शन कह रहा है 3 प्रमुख केंद्र थे। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 5। ठीक, ये बात आपको ध्यान रखनी है, यानी कि जो 5 प्रमुख केंद्र थे, कितने थे 5 प्रमुख केंद्र थे, ये बात आपको अच्छे से याद रख लेनी है। ठीक, हम कि निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने, ध्यान रखना, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने प्रसिद्ध नारा यानी तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा दिया था। ठीक, यानी आपको ये बात बतानी है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने दिया था। ठीक, ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर आपका ए, क्या ध्यान रखना आपको ऑप्शन नंबर ए यानी सुभाष चंद्र बोस ने, यानी जो नारा दिया था वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है क्या कि लाला लाजपत राय, समझना ध्यान से, कि लाला लाजपत राय किस संगठन के एक सक्रिय सदस्य थे, यानी जो लाला लाजपत राय थे वो किस संगठन से संबंधित थे, ये बात आपको बतानी है। ठीक, जरा ध्यान से देखिए, पहला ऑप्शन हमको दिया गया है, कह रहा है ब्रह्म सभा से संबंधित थे, दूसरा ऑप्शन कह रहा है प्रार्थना सभा से, तीसरा ऑप्शन कह रहा है आर्य समाज से, चौथा ऑप्शन कह रहा है ब्रह्म समाज से। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर्य समाज, यानी जो लाला लाजपत राय थे वो आर्य समाज के एक सक्रिय सदस्य थे। ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है क्या कि 8वीं शताब्दी के मध्य एक राष्ट्रकूट प्रमुख दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य अधिपति का तख्ता पलट करके एक अनुष्ठान करवाया जिसे शाब्दिक रूप से कहा जाता था। यह बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि 18वीं शताब्दी के मध्य एक राष्ट्रकूट प्रमुख, उसका नाम क्या था, दंती दुर्ग, यानी दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य अधिपति, यानी जो चालुक्य अधिपति था उसका तख्ता पलट करके एक अनुष्ठान करवाया। ठीक, जिसे हम लोग शाब्दिक रूप से कहते हैं। अब क्या कहते हैं ये बात आपको बतानी है। पहला ऑप्शन ध्यान से पढ़ लीजिए, कह रहा है प्रार्थना सभा, दूसरा ऑप्शन कह रहा है घुड़सवारी, तीसरा ऑप्शन कह रहा है सहायक गठबंधन और चौथा ऑप्शन कह रहा है हिरण्यगर्भ। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर क्या, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हिरण्यगर्भ। ठीक, यानी जो हिरण्यगर्भ है उसे हम लोग जो है एक अनुष्ठान उन्होंने जो करवाया था उसके नाम से जानते हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा, कह रहा है 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में, ध्यान से समझना है कि 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को किसने पराजित किया था। यह बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है कि जो आपका तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था वो किसके और किसके बीच में हुआ था। ठीक, और उसमें हार किसकी हुई थी, तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। ठीक, अब हराया किसने था ये बात आपको बतानी है, जरा पढ़ लीजिए ध्यान से। पहला जो ऑप्शन है वो कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी ने हराया था, दूसरा ऑप्शन कह रहा है बाबर ने हराया था, तीसरा ऑप्शन कह रहा है इल्तुतमिश ने हराया था और चौथा ऑप्शन कह रहा है मोहम्मद गौरी ने। ठीक, तो आपको यहां पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मोहम्मद गौरी, यानी मोहम्मद गौरी ने तराइन के द्वितीय युद्ध में, ध्यान से समझना, तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। ठीक, अब अगर आपसे कोई ये पूछता है कि तराइन का जो द्वितीय युद्ध है वो हुआ कब था, तो आपको ध्यान रखना है 1192 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि 125 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है आपसे क्या कि जैनों के अंतिम तीर्थकर कौन थे, जैनों के अंतिम तीर्थकर कौन थे, यानी जो जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर थे ये बात आपको बतानी है। ठीक, जरा ध्यान से पढ़िए, पहला ऑप्शन लिखा हुआ है चंद्रप्रभा, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है ऋषभनाथ, तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है वर्धमान महावीर, चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है पद्मप्रभा। ठीक, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वर्धमान महावीर, यानी जो जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर थे उनका नाम क्या था, वर्धमान महावीर। ठीक, तो ये बात आपको ध्यान रखना, कभी कभी आपको अकेले महावीर भी देखने को मिलेगा। ठीक, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है वो हमसे कह रहा है क्या कि ब्लैंक का चट्टान गुफा मंदिर, ध्यान समझना है कि ब्लैंक का चट्टान गुफा मंदिर दुनिया का सबसे बड़ी अखंड संरचना है, यानी दुनिया की सबसे बड़ी अखंड संरचना है। अब ये बताना अब कौन सा ऐसा मंदिर है जिसकी चट्टान गुफा मंदिर जो है वो दुनिया की सबसे अखंड संरचना है। ठीक, पहला ऑप्शन आपका लिखा हुआ है अजंता का, ठीक, और दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है बादामी का गुफा चट्टान, ठीक, या तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है एलोरा का, या चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है उदयगिरी का। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एलोरा, यानी जो एलोरा का चट्टान गुफा मंदिर है, समझना ध्यान से क्या कि जो एलोरा का चट्टान गुफा मंदिर है वो दुनिया की सबसे बड़ी अखंड संरचना माना जाता है। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास में दिया गया है, कह रहा मेरठ के, ध्यान समझना है क्या कि मेरठ के सिपाही को मुगल सम्राट बहादुर शाह ने मिलने के लिए लाल किले के फाटक पर पहुंचे। ठीक, यानी मेरठ के सिपाही को मुगल सम्राट बहादुर शाह से मिलने के लिए लाल किले के फाटक पर पहुंचे। ठीक, यानी कब पहुंचे थे ये बात आपको ध्यान रखना है। जो मेरठ के सिपाही थे वो कब, ठीक, मुगल सम्राट बहादुर शाह से मिलने के लिए लाल किले के फाटक पर पहुंचे थे, तो आपको वो तारीख बतानी कि वो कब पहुंचे थे। जरा ध्यान से देखिए, जो पहला ऑप्शन हमारा कह रहा है 11 मार्च 1857 को पहुंचे थे, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि 10 मार्च 1857 को पहुंचे थे,
उसके बाद तीसरा ऑप्शन हमसे कह रहा है 10 मई 1857 को पहुंचे थे, और चौथा ऑप्शन कह रहा है 11 मई 1857 को पहुंचे थे। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर यानी कि डी क्या हो जाएगा आपका 11 मई 1857 को, यानी 11 मई 1857 को मेरठ के जो सिपाही हैं वो मुगल सम्राट बहादुर शाह से मिलने के लिए लाल किले के फाटक पर पहुंचे थे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में वो कह रहा है क्या कि एक नाटक में, ध्यान रखना कि एक नाटक में हेमा ने कहा स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगी, यह नारा किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने दिया था। ठीक, देखो बड़ा कहां से कहां जोड़ दिया गया इस क्वेश्चन को। ठीक, कह रहा एक नाटक में हेमा ने कहा, क्या कहा कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगी। ठीक, अब आपको ये बात बतानी है कि ये हेमा ने नहीं कहा, ठीक, ये किसने कहा ये बात बतानी है। ठीक, तो कह रहा यह नारा किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने दिया था। ठीक, जरा ध्यान से पढ़िएगा। पहला जो ऑप्शन है आपका कह रहा है महात्मा गांधी ने यह नारा दिया था। दूसरा ऑप्शन कह रहा है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। तीसरा ऑप्शन जो है वो हमसे कह रहा है अंबिका चरण मजूमदार ने दिया था, और चौथा ऑप्शन कह रहा है भगत सिंह ने दिया था। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी यानी कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, यानी जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने ये नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक, ये बात ध्यान रखनी। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास में दिया गया है, कह रहा निम्नलिखित में से किसने जयपुर शहर की स्थापना करी, यानी जयपुर शहर की स्थापना किसने करी थी ये बात आपको बतानी है। ठीक, जरा क्वेश्चन को समझ लीजिए, फिर हम लोग इसके नेक्स्ट स्लाइड में इसके ऑप्शन पढ़ेंगे। ठीक है, जरा ध्यान से देखिए। अब ऑप्शन हमारे पास में, चलिए ध्यान से देखिए। जो पहला ऑप्शन हमसे कह रहा है क्या राजा मान सिंह, दूसरा ऑप्शन कह रहा है सवाई जय सिंह द्वितीय, तीसरा ऑप्शन कह रहा है राजा भारमल, चौथा ऑप्शन कह रहा है पृथ्वीराज चौहान। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी यानी कि सवाई जय। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी। चलिए अच्छा ध्यान से देखिए, हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा यूनानियों द्वारा किस मौर्य शासक को, ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, यूनानियों द्वारा किस मौर्य शासक को अमित्रघात कहा जाता था। ठीक, यानी यूनानी जो लोग थे वो किस मौर्य शासक को अमित्रघात के नाम से बुलाते थे। ठीक, अब जरा देखो ध्यान से। पहला ऑप्शन आपका कह रहा है कनिष्क को बुलाते थे, दूसरा ऑप्शन कह रहा है समुद्रगुप्त को, तीसरा ऑप्शन कह रहा है बिंदुसार को, चौथा ऑप्शन कह रहा है चंद्रगुप्त प्रथम को। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी। क्या ध्यान रखना आपको ऑप्शन नंबर सी यानी बिंदुसार को, यानी बिंदुसार को यूनानियों के द्वारा मौर्य शासक का अमित्रघात कहा जाता था। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है कि केरल के मध्य और उत्तरी भागों, ध्यान रखना है केरल के मध्य और उत्तरी भागों और तमिलनाडु के कोंगू क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले चेर राजवंश का प्रतीक था। ठीक, अब ये समझिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान रखना आपको कि जो केरल का मध्य और उत्तरी भाग था और तमिलनाडु का जो कोंगू क्षेत्र था, ठीक, उसको नियंत्रित करने वाले चेर राजवंश, यानी जो इन तीनों जगह पर नियंत्रण किसका था, चेर राजवंश का था। ठीक, अब आपसे कह रहा है कि जो चेर राजवंश था उसका मुझे प्रतीक बता दीजिए जरा ध्यान से क्या है। ठीक, तो पहला ऑप्शन पढ़ लीजिए, कह रहा पक्षी, दूसरा ऑप्शन कह रहा धनुष और बाण, तीसरा ऑप्शन कह रहा मछली, चौथा ऑप्शन कह रहा है बाघ। ठीक, तो आपको यहां पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी। क्या ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी यानी कि धनुष और बाण, यानी जो धनुष और बाण है वो चेर राजवंश का प्रतीक था। ठीक, चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमसे कह रहा है कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक, ध्यान से पढ़िएगा, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे। अब राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे ये बात आपको बतानी है। जो पहला ऑप्शन हमारे पास में लिखा हुआ दंती दुर्ग थे, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ कृष्ण दुर्ग थे, तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ अमोघ वर्ष, चौथा ऑप्शन लिखा हुआ गोविंद दुर्ग थे। ठीक, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए। कौन याद रखना, ऑप्शन नंबर ए यानी दंती दुर्ग, यानी जो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे वो कौन थे, दंती दुर्ग थे। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है वो हमसे कह रहा है कि मोतीलाल नेहरू और CR दास ने किस आंदोलन में अपनी वकालत छोड़ दी। ठीक, यानी मोतीलाल नेहरू और जो CR दास थे ये क्या थे, एक वकील थे। ठीक, लेकिन आपसे ये बताना है कि इन्होंने किस आंदोलन में अपनी वकालत छोड़ दी थी। बोले कि इस आंदोलन में मैं अपनी वकालत नहीं करूंगा। ठीक, तो जरा ध्यान दीजिए, पहला ऑप्शन आपका लिखा हुआ असहयोग आंदोलन में, दूसरा ऑप्शन कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन में, तीसरा ऑप्शन कह रहा है आपसे स्वाभिमान आंदोलन में, चौथा ऑप्शन कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन में। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए। क्या ध्यान रखना आपको, ऑप्शन नंबर ए यानी असहयोग आंदोलन, यानी असहयोग आंदोलन में मोतीलाल नेहरू और CR दास ने जो है अपनी वकालत छोड़ दी थी। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है
कि गोपुरम, ध्यान रखना है क्या, कि गोपुरम या मंदिर का प्रवेश द्वार किस मंदिर स्थापत्य कला की विशेषता है। ठीक, यानी जो गोपुरम या मंदिर का जो प्रवेश द्वार है वो किस मंदिर की स्थापत्य कला की विशेषता है। ठीक, ये बात आपको बतानी है। तो पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है कि उत्तर भारतीय मंदिर स्थापत्य कला, दूसरा ऑप्शन कह रहा है बौद्ध स्थापत्य कला, तीसरा ऑप्शन कह रहा है दक्षिण भारतीय मंदिर स्थापत्य कला, और उसके बाद चौथा ऑप्शन जो है वो कह रहा है जैन स्थापत्य कला। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी। क्या ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी यानी दक्षिण भारतीय मंदिर स्थापत्य कला। क्या ध्यान रखेंगे आप, दक्षिण भारतीय मंदिर स्थापत्य कला। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के वीडियो का ये है लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, लेते हैं जरा ध्यान से, चल पढ़िए जरा। कह रहा है कि कलिंग जिसे सम्राट अशोक ने जीता था, यानी जो कलिंग का युद्ध था वो किसने जीता था, सम्राट अशोक ने जीता था। ठीक, कह रहा का प्राचीन नाम था, यानी जो कलिंग का जो है वो प्राचीन नाम क्या था, यानी जो कलिंग शहर था वो उसे किसने जीता था। तो आपको ध्यान रखना अशोक ने जीता था, ये बात आपको अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। उसके बाद में आपको एक बात और बतानी है, कह रहा है कि इसका जो प्राचीन नाम था, इसका जो पुराना नाम था वो क्या था। ठीक, पहला ध्यान रखिए, कह रहा तटीय उड़ीसा नाम था, दूसरा कह रहा तटीय बंगाल था, तीसरा कह रहा है तटीय कर्नाटक, और चौथा ऑप्शन कह रहा है तटीय तमिलनाडु। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए। क्या ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए यानी कि तटीय उड़ीसा, यानी कि तटीय उड़ीसा के नाम से हम लोग कलिंग को जानते थे, यानी जो उसका कलिंग का प्राचीन नाम है वो क्या है, तटीय उड़ीसा। ठीक, आई होप आप लोगों को ये सारे के सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। उम्मीद करता हूं आप लोग जल्दी ही इन सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे। ठीक, ताकि आपके एग्जाम में जब भी ये क्वेश्चन देखने को मिले आपसे गलती ना हो। ठीक है, हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी एग्जाम विद एमएस में। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। और आप लोग थंबनेल पर तो देख ही रहे होंगे कि हम लोग बातचीत कर रहे हैं एसएससी एमटीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 के बारे में। ठीक, यानी एसएससी एमटीएस 2022 में हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक, और आज हम लेकर के आए हैं इसी हिस्ट्री प्रैक्टिस सीरीज का पार्ट नंबर 10। ठीक, इससे पहले हम लोग 9 पार्ट में 135 क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। ठीक, और आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 136 से। ठीक है, चलिए हम लोग समय को बिना बर्बाद करते हुए क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखिए जरा ध्यान से। ठीक, जो हमारे पास में पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 1875, ध्यान से समझिएगा, कह रहा है 1875 के दक्कन के विद्रोह, समझना ध्यान से, 1875 के दक्कन विद्रोह ठीक में हुए थे। ठीक, यानी जो दक्कन के विद्रोह थे वो 1875 में कहाँ पर हुए थे, ये बात आपको बतानी है। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा ऑप्शन को। पहला ऑप्शन हमसे कह रहा है बिहार में हुए थे, दूसरा ऑप्शन कह रहा है हिमाचल प्रदेश में, तीसरा ऑप्शन कह रहा है महाराष्ट्र में, और चौथा ऑप्शन कह रहा है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी। क्या ध्यान रखना आपको, ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखना, यानी कि महाराष्ट्र। ठीक, यानी ये आपके जो 1875 में दक्कन जो विद्रोह हुए थे, यानी जो दक्कन के विद्रोह हुए थे वो महाराष्ट्र में हुए थे, ये बात आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है। ठीक, और आपसे यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन सकता है कि जो दक्कन के विद्रोह हैं वो कहाँ कब हुए थे, तो आपको ध्यान रखना 1875 ईस्वी में, और कहाँ पर हुए थे, तो महाराष्ट्र में हुए थे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से किसने, ध्यान रखना, निम्नलिखित में से किसने जयपुर में हवा महल का निर्माण करवाया था। ठीक, ध्यान से देखिए, कह रहा है कि हवा महल का निर्माण किसने करवाया था। ठीक, और कहाँ पर करवाया था, तो जयपुर में। तो पहला क्वेश्चन तो आपसे यही बन सकता है क्या कि जो हवा महल है वो कहाँ पर है, तो आपको ध्यान रखना है जयपुर में है। ठीक, अब बनवाया किसने था ये आपको बात ध्यान में रखनी है। ठीक, पहला ऑप्शन देखिए जरा ध्यान से, हमसे कह रहा है कृष्ण राजेंद्र वाडियार चतुर्थ ने, ठीक, राजा मान सिंह प्रथम ने, उसके बाद तीसरा ऑप्शन कह रहा हमसे महाराजा नरेंद्र सिंह ने, और चौथा ऑप्शन कह रहा हमसे महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर डी। क्या ध्यान रखना आपको, ऑप्शन नंबर डी यानी महाराजा सवाई प्रताप सिंह। ठीक, ध्यान रखना आपको अच्छी तरीके से कि महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण जयपुर में करवाया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से, ध्यान रखना, निम्नलिखित में से किस शासक ने देवपुत्र की उपाधि धारण करी थी। ठीक, मतलब ऐसे कौन से शासक थे जिन्होंने देवपुत्र की उपाधि धारण करी थी। ठीक, ध्यान रखना है देवपुत्र की उपाधि धारण करने वाले कौन से ऐसे शासक है, नाम बताना है। जरा ध्यान से पढ़िए, पहला ऑप्शन हमसे कह रहा है होयसल, दूसरा ऑप्शन है कुषाण, तीसरा ऑप्शन है चोल, और चौथा ऑप्शन है शक। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी। क्या ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी यानी कि कुषाण। ठीक, यानी जो कुषाण शासक थे उन्होंने
ये उपाधि धारण करी थी। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है क्या, अब ध्यान से देखिए यहाँ पर। ठीक है, जो क्वेश्चन है इसके आपको ऑप्शन जो है नेक्स्ट स्लाइड में देखने को मिलेंगे। फिलहाल हम लोग इसको पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। कह रहा है कि मराठी समाचार पत्र, ध्यान रखना जो मराठी समाचार पत्र और उसका नाम क्या है, तो आपको ध्यान रखना है केसरी। ठीक, ये बात ध्यान रखना, जो मराठी समाचार पत्र है केसरी उसके संपादक थे, अब कौन थे ये बात आपको बतानी है। ठीक, तो पहले हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। कह रहा है पहला ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, ठीक, दूसरा ऑप्शन है हमारा लाला लाजपत राय, तीसरा ऑप्शन है बिपिन चंद्र पाल और चौथा ऑप्शन है अरविंदो घोष। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए, ध्यान रखना है क्या, ऑप्शन नंबर ए यानी कि बाल गंगाधर तिलक, यानी जो बाल गंगाधर तिलक हैं इन्होंने केसरी पत्रिका का संपादक, मतलब ये केसरी पत्रिका के संपादक थे। ठीक है, चलिए ध्यान से देखते हैं। ठीक है, हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कह रहा है क्या कि इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान सन कितने में भारतीय और यूपीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित करने के लिए पारित किया गया था। ठीक, देखिए जरा ध्यान से, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप एक बात ये ध्यान रख लीजिए कि जो आपका ये इल्बर्ट बिल है ये किसके कार्यकाल के दौरान पारित किया गया था। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है लॉर्ड रिपन। ठीक, पहली बात तो आप यहाँ पर ये तैयार कर लीजिए क्या कि जो इल्बर्ट बिल है वो किसके कार्यकाल के दौरान पारित किया गया था, तो आपको ध्यान रखना है लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान। ठीक, अब दूसरी बात क्या ध्यान रखना है कि ये लागू क्यों किया गया था, तो कह रहा भारतीय और यूरोपीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित करने के लिए। ठीक, ध्यान रखना है जो इल्बर्ट बिल है वो क्यों लागू किया गया था, क्यों पारित किया गया, तो आपको ध्यान रखना है भारतीय और यूरोपीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित करने के लिए। ठीक, अब तीसरा जो है जो आपसे पूछा गया है वो कह रहा है कि कब पारित किया गया था, ये बताना है आपको ध्यान से। ठीक, ये अच्छे तरीके से समझना है आपको। पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है कि 1876 ईस्वी में पारित किया गया था, दूसरा ऑप्शन कह रहा है 1871 ईस्वी में पारित किया गया था, तीसरा ऑप्शन कह रहा है आपसे 1883 ईस्वी में पारित किया गया था और चौथा ऑप्शन कह रहा है 1892 ईस्वी में पारित किया गया था। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी, क्या ध्यान रखना आपको, ऑप्शन नंबर सी याद रखना है आपको, यानी कि 1883 ईस्वी में। ठीक, अब एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ो। कह रहा है कि इल्बर्ट बिल, अब इल्बर्ट बिल जो है वो किसके कार्यकाल के दौरान, तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान। ठीक, और किनके बीच में, तो ध्यान रखना भारतीय और यूरोपीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित करने के लिए, और कब, तो 1883 ईस्वी में। ठीक, आई होप आप लोगों को अब ये क्वेश्चन बहुत ही तरीके समझ में आ गया होगा। ठीक, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये क्वेश्चन का आंसर कभी भी भूलोगे नहीं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास में दिया गया है, कह रहा निम्नलिखित में से, ध्यान रखना निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन के 6 पद्धतियों का हिस्सा नहीं है। ठीक, ध्यान रखना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो भारतीय दर्शन है ये 6 पद्धतियों का हिस्सा नहीं है, यानी भारतीय दर्शन के जो 6 पद्धतियां हैं उनका हिस्सा नहीं है, वो आपको बताना है। ठीक, तो जरा ध्यान से देखिए, पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है सांख्य, दूसरा ऑप्शन कह रहा है द्राविड़ और तीसरा ऑप्शन कह रहा है योग और चौथा ऑप्शन कह रहा है न्याय। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी यानी कि द्राविड़, यानी जो द्राविड़ है वो भारतीय दर्शन के 6 पद्धतियों का हिस्सा नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है क्या, कह रहा ब्रह्म सभा के संस्थापक, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन, कह रहा ब्रह्म सभा के संस्थापक थे, अब कौन थे ये आपको ऑप्शन देख करके बताना है। पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है राजा राम मोहन राय थे, दूसरा ऑप्शन कह रहा है आपसे केशव चंद्र सेन थे, तीसरा ऑप्शन आपसे कह रहा है रविंद्रनाथ टैगोर थे और चौथा ऑप्शन कह रहा है आपसे राधाकांत देव थे। ठीक, तो आपको यहाँ पर बताना है अच्छी तरीके से इसका आंसर। ठीक, तो देखिए जरा ध्यान से, आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए, क्या ध्यान रखना आपको, ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखना, यानी राजा राम मोहन राय। ठीक, यानी ब्रह्म सभा के अगर आपसे कोई संस्थापक के बारे में पूछता है तो आप बोलेंगे राजा राम मोहन राय। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है कि अमरावती कला शैली, ध्यान से पढ़िए, कह रहा अमरावती कला शैली के संरक्षण में विकसित हुई। ठीक, अब किस शासक के संरक्षण में विकसित हुई, तो ये आपको ध्यान में बताना है। ठीक है, जरा पढ़िए, पहला ऑप्शन हमसे कह रहा है कि पाल वंश के समय में के संरक्षण में, या चोल वंश के संरक्षण में विकसित हुई, या चेर वंश के संरक्षण में विकसित हुई, या सातवाहन वंश के संरक्षण में विकसित हुई। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्या हो जाएगा आपका सातवाहन। ठीक, यानी सातवाहन वंश के संरक्षण में जो अमरावती कला शैली है वो विकसित हुई थी। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है कि पानीपत का तृतीय युद्ध, अब ये तो सबको अच्छी तरीके से रट जाना चाहिए। ठीक, इसको तो कई बार आप लोग सॉल्व भी कर चुके होंगे। ठीक, कह रहा है क्या कि पानीपत का तृतीय युद्ध सन में हुआ था, यानी कि कब हुआ था, यानी जो पानीपत का तृतीय युद्ध है वो कब हुआ था, आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है 1754 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन आपसे कह रहा है 1761 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है आपका 1765 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन है 1757 ईस्वी में। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी,
क्या ध्यान रखना आपको, ऑप्शन नंबर बी यानी 1761 ईस्वी में। ठीक, तो ये बात आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है कि जो पानीपत का तृतीय युद्ध था, समझना है, पानीपत का तृतीय युद्ध या तीसरा युद्ध था वो कब हुआ था, तो 1761 ईस्वी में हुआ था। ठीक, चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है क्या, जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, समझना ध्यान से, कौन कौन से धर्म, तो कह रहा है जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म, कह रहा जैन धर्म जो तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे उसी समय ब्राह्मणों ने, ध्यान रखना, उसी समय ब्राह्मणों ने 4 आश्रमों की व्यवस्था की थी। ठीक, 4 आश्रमों की व्यवस्था की थी। निम्नलिखित में से किस आश्रम की व्यवस्था नहीं की गई थी। ठीक, अब ये समझो क्वेश्चन पहले आपसे क्या पूछा गया है। ठीक, कह रहा है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म जिस समय अपनी चरम सीमा पर थे, मतलब अपने लोकप्रियता की ओर बढ़ रहे थे, उसी समय ब्राह्मणों ने 4 आश्रमों की व्यवस्था करी थी। ठीक, अब उन 4 आश्रमों में से इन ऑप्शन में से कौन सा आश्रम की व्यवस्था नहीं करी गई थी। ठीक, ये बात आपको बतानी है। तो देखिए जरा ध्यान से, पहले हमसे कह रहा है क्या कि गृहस्थ आश्रम, ध्यान रखना है ध्यान से। ठीक, पहला ऑप्शन क्या है आपका गृहस्थ आश्रम, दूसरा ऑप्शन कह रहा है परमार्थ आश्रम, तीसरा ऑप्शन कह रहा है वानप्रस्थ आश्रम और चौथा ऑप्शन कह रहा है ब्रह्मचर्य आश्रम। ठीक, आपको यहाँ पर ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी, क्या याद रखना आपको, ऑप्शन नंबर बी याद रखना, यानी कि जो आपका परमार्थ है, ध्यान रखना क्या परमार्थ है वो उस समय इसकी नहीं करी गई थी। ठीक, ये बात आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखनी है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमसे कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन, ध्यान रखना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन सन कब में हुआ था। ठीक, यानी किस सन में हुआ था, ये बात आपको बतानी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो विभाजन है वो किस सन में हुआ था, ये बात आपको अच्छे तरीके से बतानी है। ठीक, चलिए ध्यान से पढ़िए। पहला ऑप्शन हमसे कह रहा है कि 1907 ईस्वी में, और दूसरा ऑप्शन हमसे कह रहा है 1903 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन हमसे कह रहा है 1905 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन कह रहा है 1901 ईस्वी में। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए, क्या ध्यान रखना आपको, ऑप्शन नंबर ए याद रखना, यानी 1907 ईस्वी में। ठीक, तो फिर से सुन लीजिए क्वेश्चन को, कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था, तो आपको बताना 1907 ईस्वी, यानी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन है वो 1907 ईस्वी में हुआ था। ठीक, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास में दिया गया है, कह रहा है कि किस विदेशी आक्रमणकारी ने अपने प्रदेश, ध्यान रखना, किस विदेशी आक्रमणकारी ने अपने प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिए थे। देखिए जरा ध्यान से समझिए, कह रहा किस विदेशी आक्रमणकारी ने अपने प्रदेश, यानी जितने भी उसने जीत करके अपने प्रदेशों को जीता था, उन सभी जीते हुए प्रदेशों को चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिया था। ठीक, ऐसा कौन सा विदेशी आक्रमणकारी था। ठीक, तो जरा ध्यान से देखिए, पहला ऑप्शन आपका लिखा हुआ कह रहा मेनांडर था, दूसरा आपसे कह रहा है गोंडो फर्नीज था, और तीसरा ऑप्शन कह रहा है सेल्यूकस निकेटर था, और चौथा ऑप्शन आपसे कह रहा है डेमोस्थनीज था। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रखना है क्या, ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है, सेल्यूकस निकेटर, यानी जो सेल्यूकस निकेटर था वो एक विदेशी आक्रमणकारी था। ठीक, और उसने अपने जितने भी प्रदेश थे उसके, ठीक, उसने सारे के सारे प्रदेश को किसको सौंप दिया था, चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिया था। ठीक, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन इसी तरीके समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन, ध्यान रखना, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत के, समझना ध्यान से, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत के पांड्य वंश, समझना ध्यान से, पांड्य वंश का प्रसिद्ध शासक था। यानी आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इन 4 ऑप्शन में आपको देख करके बताना है कि ऐसे कौन से शासक थे जो पांड्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक माने जाते थे। ठीक है, और दक्षिण भारत में ये ध्यान रखना है। ठीक, चलिए पढ़िए, पहला ऑप्शन हमसे कह रहा है क्या, करिकाल, दूसरा ऑप्शन कह रहा है अशोक, और तीसरा ऑप्शन कह रहा है आपसे नेदुनज चैलियन द्वितीय, ध्यान रखना, नेदुनज चैलियन द्वितीय, और उसके बाद में जो है चौथा ऑप्शन वो कह रहा है निजाम शाह। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी, ध्यान से देखना है क्या, ऑप्शन नंबर सी, यानी नेदुनज चेलियन द्वितीय, यानी जो नेदुनज चेलियन द्वितीय थे वो पांड्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि धर्म सभा के संस्थापक कौन थे, यानी जो धर्म सभा थी उसके संस्थापक कौन थे, ये बात आपसे पूछी गई। ठीक, तो जरा ध्यान से पढ़िए, पहले ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है राधाकांत देव, उसके बाद दूसरा ऑप्शन कह रहा है आपसे दादोबा पांडुरंग, और तीसरा ऑप्शन कह रहा है आर.जी. भंडारकर, और चौथा ऑप्शन कह रहा है राजा राममोहन राय। यानी जो धर्म सभा के संस्थापक थे वो कौन थे। तो चारों ऑप्शन आपने ध्यान से पढ़ लिए हैं, तो अब आंसर बताइएगा। अब आपका याद रखना है, अब आपको याद रखना है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, क्या ध्यान रखना आपको, ऑप्शन नंबर ए, यानी राधाकांत देव, यानी राधाकांत देव ने
जो है धर्म सभा की स्थापना करी थी। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है क्या कि बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना, ध्यान रखना, बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, यानी किस सन में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी? तो जरा ध्यान से पढ़िए ऑप्शन को। पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है 1784 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन कह रहा है 1786 ईस्वी में, और तीसरा ऑप्शन कह रहा है 1791 ईस्वी में, चौथा ऑप्शन आपसे कह रहा है 1785 ईस्वी में। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी। क्या ध्यान रखना आपको? ऑप्शन नंबर सी, यानी 1791 ईस्वी में। ठीक, 1791 ईस्वी में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी। ठीक है, आई होप आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन इस तरीके समझ में आ गए होंगे और उम्मीद करता हूं आप लोग जल्दी इन सभी क्वेश्चन को तैयार कर लोगे। ठीक है, चलिए ध्यान से पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन को। ठीक, हमारे पास में पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है दिल्ली में लाल किला, ध्यान रखना, दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? ठीक है, यानी दिल्ली में जो लाल किला है वो किसने बनवाया था, आपको ध्यान रखना। ऑप्शन पढ़ लीजिए सबसे पहले। तो कह रहा है शाहजहां ने बनवाया था, और दूसरा ऑप्शन आपसे कह रहा है जहांगीर ने बनवाया था, तीसरा ऑप्शन कह रहा है बाबर ने बनवाया था, चौथा ऑप्शन है आपके पास हुमायूं। ठीक, तो हुमायूं ने बनवाया था। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए। क्या ध्यान रखना आपको? ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखना, यानी कि शाहजहां, यानी शाहजहां ने दिल्ली में लाल किले का निर्माण करवाया था। ठीक, आई होप आप लोगों को अच्छी तरीके समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है क्या कि पानीपत का तीसरा युद्ध, ठीक, ये ध्यान रखना, पानीपत का तीसरा युद्ध। ठीक, अभी पिछले वीडियो में हम लोगों ने बातें करी थी कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था। ठीक, तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि पानीपत का जो तीसरा युद्ध है वो कब लड़ा गया था। ठीक, और आज हमारे पास में क्वेश्चन है क्या कि पानीपत का तीसरा युद्ध किनके और किनके बीच में लड़ा गया था। ठीक, ये बात आपको बतानी है। ठीक, यानी पिछले वीडियो में जो हमारे पास में क्वेश्चन था वो ये था कि पानीपत का जो तीसरा युद्ध है, पानीपत का जो तीसरा युद्ध है वो कब लड़ा गया था। ठीक, लेकिन आज जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि पानीपत का तीसरा युद्ध किनके किनके बीच में लड़ा गया था। ठीक, तो जरा ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है मराठा और मुगलों के बीच में, दूसरा ऑप्शन है कह रहा है अफगानों और मुगलों के बीच में, तीसरा ऑप्शन आपसे कह रहा है कि मराठा और अफगानों के बीच में। ठीक, और चौथा ऑप्शन आपसे कह रहा है अफगानों और तुर्कों के बीच में। ठीक, तो आपको यहां पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी। क्या ध्यान रखना आपको? ऑप्शन नंबर सी याद रखना है, यानी कि मराठा और अफगान, यानी मराठा और अफगान के बीच में पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था। ठीक, अब आपको ये बात कमेंट बॉक्स में बतानी है कि कब लड़ा गया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है कि हौज ए सुल्तानी, ध्यान रखना है, हौज ए सुल्तानी का निर्माण किसने करवाया था। ठीक, ये बात आपको ध्यान रखनी कि जो हौज ए सुल्तानी है इसका निर्माण किसने करवाया था, ये बात आपको बतानी है। ठीक, जरा ऑप्शन को पढ़ लीजिए पहले। कह रहा है बाबर ने करवाया था। ठीक, दूसरा ऑप्शन कह रहा है सिकंदर लोदी ने, तीसरा ऑप्शन कह रहा है इल्तुमिश ने, चौथा ऑप्शन कह रहा है अकबर ने। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इल्तुमिश। ठीक, यानी जो आपके पास में हौज ए सुल्तानी है वो या उसका निर्माण जो है इल्तुमिश ने करवाया था, यानी हौज ए सुल्तानी का निर्माण जो है वो किसने, इल्तुमिश ने करवाया था। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है कि कौटिल्य की सहायता से, ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन कह रहा है कौटिल्य की सहायता से किसने अंतिम नंद शासक, ठीक, यानी नंद वंश का अंतिम शासक यानी धनानंद को पराजित किया था। ठीक, पहले तो यहाँ पर क्वेश्चन समझो अच्छी तरीके से, ठीक, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो आपको ध्यान रखना है धनानंद। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई कि नंद वंश का जो अंतिम शासक है वो कौन है, धनानंद है। ठीक, अच्छा एक बात और बताओ जरा, क्या कि धनानंद का संबंध किस वंश से था, तो आपको ध्यान रखना नंद वंश से। धनानंद का संबंध जो है वो किस वंश से था, तो आपको ध्यान रखना नंद वंश से। तो दो क्वेश्चन यहाँ पर बन गए। अब तीसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्या कि कौटिल्य की सहायता से किसने, ठीक है, कौटिल्य की सहायता से किसने नंद वंश के अंतिम शासक यानी धनानंद को पराजित किया था। ठीक, तो जरा ध्यान दीजिए, पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है अशोक की, ठीक, दूसरा ऑप्शन कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य की, ठीक, तीसरा ऑप्शन कह रहा है अकबर की, और चौथा ऑप्शन कह रहा है काला शोक की। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी, यानी कि किसके, चंद्रगुप्त मौर्य, यानी चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से कौटिल्य ने नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित कर दिया था। ठीक, ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखनी है। चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है क्या कि 1540 में, ध्यान रखना 1540 में कन्नौज के युद्ध में निम्नलिखित में से किसकी हार हुई थी। ठीक, यानी अब सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखना क्या कि कन्नौज का युद्ध हुआ कब था, तो 1540 ईस्वी में। ठीक, यानी 1540 ईस्वी में कन्नौज के युद्ध में अब निम्नलिखित में से किसकी हार हुई थी। चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा और आपको बताना है कि कन्नौज के युद्ध में 1540 ईस्वी में किसकी हार हुई थी। ठीक, ये बताना आपको। तो पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है कि हेमू की हार हुई थी, दूसरा ऑप्शन आपसे कह रहा है हुमायूं की हार हुई थी, तीसरा ऑप्शन आपसे कह रहा है अकबर की हार हुई थी, और चौथा ऑप्शन आपसे कह रहा है शेरशाह की
तैयार हुई थी। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी। क्या ध्यान रखना आपको? ऑप्शन नंबर बी यानी कि हुमायूं। ठीक, यानी कि 1540 ईस्वी में कन्नौज के युद्ध में हुमायूं की पराजय हुई थी। ठीक, ये बात आपको अच्छे तरीके से याद रख लेनी है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है कि एनी बेसेंट ने, ध्यान रखना, एनी बेसेंट ने 1898 में, ध्यान रखना, एनी बेसेंट ने 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की नींव रखी। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की नींव रखी जहां हिंदू धर्म और पश्चिमी वैज्ञानिक, ध्यान रखना, जहां हिंदू धर्म और पश्चिमी वैज्ञानिक विषय दोनों पढ़ाए जाते थे। ठीक, ये बात ध्यान रखनी, दोनों पढ़ाए जाते थे। ठीक, मतलब आपको ये बात बतानी है क्या कि एनी बेसेंट ने 1898 ईस्वी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की नींव रखी थी। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने करी थी, तो आपको ध्यान रखना एनी बेसेंट ने। किसने करी थी? एनी बेसेंट ने करी थी। ठीक, और कब करी थी? तो 1898 ईस्वी। तो दो क्वेश्चन बन गए, नहीं बन गए? ठीक, अब वहाँ पर हिंदू धर्म और पश्चिमी वैज्ञानिक विषय दोनों पढ़ाए जाते थे, ये बात ध्यान में रखनी है। ठीक, अब वो कौन सा शहर था, किस जगह पर करी थी, तो ये बात आपको बतानी है। ठीक, जरा ध्यान से पढ़ लीजिए ऑप्शन को। पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है चेन्नई, दूसरा ऑप्शन कह रहा है पुणे, तीसरा ऑप्शन कह रहा है बनारस और चौथा ऑप्शन आपसे कह रहा है कोलकाता। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी। क्या ध्यान रखना आपको? ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखना, यानी कि बनारस, यानी जो बनारस शहर है वहाँ पर एनी बेसेंट ने सन 1898 ईस्वी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की नींव रखी थी। ठीक, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन इसी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक, इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन बन चुके हैं, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमसे कह रहा है क्या कि सुल्तान मोहम्मद गौरी ने, ध्यान रखना, सुल्तान मोहम्मद गौरी ने सन में पृथ्वीराज तृतीय को हराया था। ठीक, यानी कि सुल्तान मोहम्मद गौरी ने किस सन में पृथ्वीराज तृतीय को हराया था। ठीक, तो जरा ध्यान से देखिए, जो पहला ऑप्शन हमारे पास में है कह रहा है 1191 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन आपसे कह रहा है 1195 ईस्वी में, और तीसरा ऑप्शन आपसे कह रहा है 1211 में, और चौथा ऑप्शन आपसे कह रहा है 1192 ईस्वी में। ठीक, यानी सुल्तान मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज तृतीय को कब हराया था, ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखनी है। ठीक, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी। क्या ध्यान रखना आपको? ऑप्शन नंबर डी याद रखना, यानी 1192 ईस्वी में, यानी 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज तृतीय को हराया था। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास में कह रहा है कि 1600 ईस्वी में, ध्यान रखना, किसमें? 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ध्यान रखना, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ठीक से एक चार्टर हासिल किया था। ठीक, यानी किससे चार्टर हासिल किया था, ये बात आपको बतानी है। ठीक, यानी कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक चार्टर हासिल किया था। अब किससे हासिल किया था, ये बात आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखनी है। ठीक, चलो ध्यान से पढ़िए ऑप्शन को। हमारे पास में पहला ऑप्शन लिखा हुआ कह रहा है महारानी एलिजाबेथ प्रथम से, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है रानी विक्टोरिया से, तीसरा ऑप्शन कह रहा है राजा हेनरी चतुर्थ। ध्यान रखना, तीसरा ऑप्शन क्या है? राजा हेनरी चतुर्थ। ठीक, और इसके बाद में आपका लिखा हुआ है किंग एडवर्थ सिक्स्थ। ध्यान रखना, किंग एडवर्थ, और यहाँ पर क्या ध्यान रखना है? सिक्स्थ। ठीक है, आपको यहाँ पर ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए। क्या याद रखना आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी महारानी एलिजाबेथ। ठीक है, जो महारानी एलिजाबेथ थी उनसे 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक चार्टर हासिल किया था। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, अब हमारे पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है लगभग 2000 साल पहले, लगभग 2000 साल पहले कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी, यानी जो 2000 साल पहले कुषाण जो वंश था उसकी दूसरी राजधानी बनी थी। अब कहाँ बनी थी, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक, तो ध्यान से पढ़िए, पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है मथुरा, दूसरा ऑप्शन कह रहा है मदुरै, तीसरा ऑप्शन कह रहा है पाटलिपुत्र, चौथा ऑप्शन कह रहा है वैशाली। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए। क्या ध्यान रखना आपको? ऑप्शन नंबर ए याद रखना, यानी कि मथुरा, यानी जो 2000 साल पहले कुषाण वंश की जो दूसरी राजधानी बनी थी वो क्या बनी थी? मथुरा बनी थी। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है क्या बौद्ध वास्तुकला में निम्नलिखित में से कौन सा एक ध्यान कक्ष और भिक्षुओं के रहने का स्थान है। ध्यान समझ लीजिए, कह रहा बौद्ध वास्तुकला में निम्नलिखित में से कौन सा एक ध्यान कक्ष और भिक्षुओं के रहने का स्थान है। तो से कह रहा है क्या? बिहार। क्या है? बिहार। और दूसरा ऑप्शन कह रहा है स्तूप, तीसरा ऑप्शन कह रहा है चैत्यगृह, और चौथा ऑप्शन कह रहा है पित्रादूरा। क्या है? पित्रादूरा। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए। क्या ध्यान रखना आपको? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिहार। ठीक, ये बात आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन स्थल भारत में स्थित नहीं है। ठीक, यानी कि जो ये आपको दिखाई दे रहा है 4 ऑप्शन, ये सब के सब प्राचीन स्थलों के नाम है। ठीक, अब आपको ये बतानी है, ठीक, अब आपको ये बताना है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा स्थल है जो भारत में स्थित नहीं है, आज के समय पे जो भारत पे स्थित नहीं है। ठीक, ये बात आपको बतानी है। ठीक, चलिए देखते हैं हम लोग ऑप्शन को। पहला ऑप्शन आपसे कह रहा हल्लूर, दूसरा ऑप्शन कह रहा मेहरगढ़, तीसरा ऑप्शन कह रहा इनाम गांव, चौथा ऑप्शन कह रहा होंगी। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी, यानी आज के समय में ऑप्शन नंबर बी यानी जो मेहरगढ़ है वो भारत में स्थित नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमसे कह रहा इल्बर्ट बिल, इस क्वेश्चन के हम लोग पीछे बात कर चुके हैं। ठीक है, वही क्वेश्चन हमसे फिर से पूछा गया। ठीक है, अब समझना जरा ध्यान से कैसे। तो कह रहा है देखो कि इल्बर्ट बिल में ठीक का प्रावधान किया गया था। ठीक, मतलब जो इल्बर्ट बिल है ये जो है का प्रावधान किया गया था। अब किस चीज़ का प्रावधान किया गया था ये बताना आपको। ठीक, अच्छा किसके कार्यकाल में किया गया था, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, सीधी बात है। ठीक, क्योंकि अभी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं इस क्वेश्चन को, तो इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक, फिलहाल के लिए हम लोग इसके ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रवादी को कड़ी सजा, ध्यान रखना जो राष्ट्रवादी है उसको कड़ी सजा देना, ये प्रावधान था। दूसरा कह रहा है शिक्षा प्रणाली में सुधार लाना, ये प्रावधान था। तीसरा ऑप्शन कह रहा है हमसे कि सैन्य प्रणाली में सुधार लाना, क्या था, सैन्य प्रणाली में सुधार लाना, ये प्रावधान था। ठीक, और चौथा ऑप्शन आपसे कह रहा है कि ब्रिटिश और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता, ध्यान रखना है, पहचान गए ना कि ब्रिटिश और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता। ठीक, यही प्रावधान था, ये बात ध्यान रखनी है आपको, क्या कि ब्रिटिश और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता बनाए रखना। ठीक, ये क्या था, उसका प्रावधान था, किसका, इल्बर्ट बिल का। ठीक, ये ध्यान रखना। चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे कह रहा है क्या निम्नलिखित में से कौन सी वास्तुकला, ध्यान रखना, निम्नलिखित में से कौन सी वास्तुकला औरंगजेब की पत्नी, अब दिलरास, नाम देखिए जरा कितना अच्छा है, दिलरास। ठीक, तो ध्यान रखना जो औरंगजेब की पत्नी दिलरास बानो बेगम, ठीक, पूरा नाम पढ़ लो, दिलरास बानो बेगम का स्मारक है। ठीक, ये ध्यान रखना है। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जो वास्तुकला है औरंगजेब की पत्नी, पहले तो याद कर लो औरंगजेब की पत्नी का नाम क्या है, तो दिलरास, जो दिल को रास है ऐसी बानो बेगम। ठीक, तो ध्यान रखना दिलरास बानो बेगम। अब उसका स्मारक स्थल कौन, ठीक, या इनमें से स्मारक कौन है, तो ये बात आपको बतानी है जरा ध्यान से। ठीक है, देखिए पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है ताजमहल, ताजमहल तो नहीं है। ठीक, ये किसी दूसरे के प्रेम की निशानी है ना। अच्छा, दूसरा ऑप्शन कह रहा है जामा मस्जिद। ठीक, तीसरा ऑप्शन आपसे कह रहा है शाह बेगम का मकबरा, चौथा ऑप्शन है बीबी का मकबरा। ठीक, अब औरंगजेब की बीबी, बीबी मतलब बीबी का मकबरा, सीधी बात। ठीक, चलिए अच्छा ऑप्शन नंबर आपको ध्यान रखना है क्या, डी, क्या रखना आपको, ऑप्शन नंबर डी याद रखना, जो बीबी का मकबरा है वो औरंगजेब की पत्नी दिलरास बानो बेगम का स्मारक है। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे कह रहा है कि अली वर्दी खान के बाद, ध्यान रखना अली वर्दी खान के बाद, अली वर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब बना, कौन बना ये बताना आपको। ठीक, यानी अली वर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना, ये आपको ध्यान रखना। चलिए पहले ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है सरफराज खान, दूसरा ऑप्शन कह रहा है सिराजुद्दौला, तीसरा ऑप्शन कह रहा है शुजा-उद-दौला, शुजा-उद-दौला। ठीक, उसके बाद चौथा ऑप्शन आपसे कह रहा है मुर्शीद कुली खां, क्या कह रहा है, मुर्शीद कुली खां। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी, क्या ध्यान रखना आपको, ऑप्शन नंबर बी यानी कि सिराजुद्दौला, यानी जो सिराजुद्दौला थे वो अली वर्दी खान के बाद बंगाल के नवाब बने थे। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, पढ़िए जरा ध्यान से। कह रहा है किस स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। ठीक, अब ये समझ आया, कह रहा है किस स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। ठीक, सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिए क्या कि महात्मा, ये जो करो या मरो का नारा वो दिया किसने था, महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ऐसा कौन सा स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था जिस समय गांधी जी ने यह बात कही थी कि करो या मरो। ठीक, तो आपको यहां पर ध्यान रखना, ऑप्शन पढ़ लीजिए पहले। पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है कि असहयोग आंदोलन, दूसरा ऑप्शन आपसे कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन, तीसरा ऑप्शन आपसे कह रहा है कि खिलाफत आंदोलन, चौथा ऑप्शन आपसे कह रहा है दांडी मार्च। ठीक, तो आपको यहां पर ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी, क्या ध्यान रखना आपको, ऑप्शन नंबर बी याद रखना है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने एक बात कही थी करो या मरो। ठीक, इन्होंने पहली बार, ठीक, पहली बार में ऐसा लगा था कि ये लोग ये जो हैं हिंसा करने के बारे में थोड़ा सा मूड बना लिए हैं। ठीक, क्योंकि इन्होंने हमेशा अहिंसा के पुजारी बोले जाते थे। ठीक है, तो इन्होंने हमेशा अहिंसा के बारे में ही सोचा था। ठीक, बट इन्होंने पहली बार, ध्यान रखना है कि पहली बार भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है इन्होंने कहा था कि करो या मरो। ठीक, तो ये बात अच्छे से आपको ध्यान में रख लेनी। ठीक, आई होप आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, जरा ध्यान से पढ़िएगा। जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास में लिखा हुआ है, कह रहा है कि हम राष्ट्र को जगाने के लिए मर भी जाएंगे, समझना ध्यान से, कह रहा हम राष्ट्र को जगाने के लिए मर भी जाएंगे। ठीक, का नारा
किसके द्वारा दिया गया है था, मतलब ये जो नारा है कि हम राष्ट्र को जगाने के लिए मर भी जाएंगे, ये नारा जो है वो किसने दिया था, ठीक, ये बात आपको बतानी है। जरा ध्यान से देखिए, आपके पास में पहला ऑप्शन है, कह रहा है वीर टिंकरेट जीत सिंह, ठीक, और दूसरा ऑप्शन कह रहा है सूर्य सेन, और तीसरा ऑप्शन कह रहा है पिंगली वेंकैया, और चौथा ऑप्शन कह रहा है बाघा जतीन, ठीक। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर डी। क्या ध्यान रखना आपको? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बाघा जतीन। यानी बाघा जतीन जो है, इन्होंने कहा था कि हम राष्ट्र को जगाने के लिए मर भी जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अनंगपाल, ध्यान रखना है क्या, कि अनंगपाल किस राजवंश के शासक थे, यानी जो अनंगपाल थे वो किस राजवंश के शासक थे, ये बात आपको बतानी है, ठीक। पहला ऑप्शन आपका कह रहा है कि गुर्जर प्रतिहार राजवंश, राजपूत राजवंश, या तीसरा ऑप्शन कह रहा है पल्लव राजवंश, और चौथा ऑप्शन है आपके पास में खिलजी राजवंश, ठीक। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी। क्या ध्यान रखना आपको? ऑप्शन नंबर बी याद रखना है, यानी कि राजपूत राजवंश, ठीक। यानी जो आपके अनंगपाल हैं उनका संबंध राजपूत राजवंश से था, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है क्या, स्थापत्य कला की प्रोविडा, ध्यान रखना, स्थापत्य कला की प्रोविडा शैली किस साम्राज्य से संबंधित है, यानी जो स्थापत्य कला की प्रोविडा शैली है वो किस साम्राज्य से संबंधित है, ठीक। जरा ध्यान से पढ़िए ऑप्शन को। पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य से संबंधित है, दूसरा ऑप्शन है विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है, तीसरा ऑप्शन है बहमनी साम्राज्य से संबंधित है, और चौथा ऑप्शन है गुप्त साम्राज्य से संबंधित है, ठीक। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी। क्या ध्यान रखना आपको? ऑप्शन नंबर बी याद रखना है, यानी कि विजयनगर साम्राज्य से, ठीक। यानी जो प्रोविडा शैली है वो बात आपको ध्यान रखनी है कि जो प्रोविडा शैली है वो किससे, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास में वो कह रहा है क्या, कि मोहनजोदाड़ो, ध्यान रखना, मोहनजोदाड़ो निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है, यानी जो मोहनजोदाड़ो है वो निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है, ठीक। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, पहला ऑप्शन अच्छे तरीके से पढ़िए, लिखा हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है माया सभ्यता, तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है मेसोपोटामिया की सभ्यता, और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है क्या, मिस्र की सभ्यता, ठीक। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यानी सिंधु घाटी सभ्यता को अच्छे से याद रखें। जो मोहनजोदाड़ो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, ठीक। अगर आपने देखो मूवी भी देखी होगी, शायद आप लोगों ने देखी हो कि जो मोहनजोदाड़ो मूवी ऋतिक रोशन की आई थी, ठीक है। उस मूवी में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है, नील नदी के बारे में बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है, ठीक है। चलिए फिलहाल अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है कि भारत में अहोम साम्राज्य, ध्यान से पढ़िए, कि भारत में अहोम साम्राज्य में स्थित था, ठीक है। यानी कहाँ पर स्थित था ये बात आपको बतानी है। जो अहोम साम्राज्य है वो भारत में कहाँ पर स्थित था, ठीक। जरा पढ़िए ऑप्शन को। पहला ऑप्शन कह रहा है आपसे विंध्य में स्थित था, दूसरा ऑप्शन कह रहा है तटीय उड़ीसा में स्थित था, तीसरा ऑप्शन है छोटा नागपुर के पठार में स्थित था, चौथा ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र घाटी में स्थित था, ठीक। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर डी। क्या ध्यान रखना आपको? ऑप्शन नंबर डी याद रखना, यानी कि ब्रह्मपुत्र घाटी, ठीक। अगर आपसे कोई पूछता है कि जो भारत में अहोम साम्राज्य है वो ब्रह्मपुत्र घाटी में स्थित था, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने, ध्यान रखना है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने में शांति निकेतन संस्थान शुरू किया था, ठीक। यानी किस सन में शांति निकेतन संस्थान शुरू किया गया था? तो पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि शांति निकेतन संस्थान जो है उसकी स्थापना किसने करी थी? तो आपको ध्यान रखना है रविंद्रनाथ टैगोर ने करी थी, ठीक। अब किस सन में करी थी ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं ऑप्शन को। पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है 1899 ईस्वी में करी थी, दूसरा ऑप्शन है 1901 ईस्वी में की थी, तीसरा ऑप्शन है 1903 ईस्वी में, और चौथा ऑप्शन है 1905 ईस्वी में, ठीक है। तो आपको याद रखना है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। क्या ध्यान रखना है आपको? ऑप्शन नंबर बी याद रखना है, यानी कि 1901 ईस्वी में, यानी 1901 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन संस्थान शुरू किया था, ठीक। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि किस राजा को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? ध्यान रखना है कि किस राजा को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, ठीक। अब इसके ऑप्शन जो है वो आपको नेक्स्ट स्लाइड में देखने को मिलेंगे, ठीक। चलिए अब हम लोग देखते हैं ऑप्शन को।
ध्यान से देखिए, ठीक हमारे पास में ये 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, ठीक। तो पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा ऑप्शन कह रहा है समुद्रगुप्त, तीसरा ऑप्शन कह रहा है चंद्रगुप्त प्रथम और चौथा ऑप्शन कह रहा है आपसे अशोक, ठीक। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी। क्या ध्यान रखना है आपको? ऑप्शन नंबर बी यानी कि समुद्रगुप्त, यानी जो समुद्रगुप्त हैं इनको सिक्के पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है, ठीक। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है क्या कि ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग, ध्यान रखिएगा, ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग के बीच से होकर गुजरता है, ठीक। यानी कौन से ऐसे 2 शहर हैं जिनके बीच से होकर के ऐतिहासिक शेरशाह सूरी जो मार्ग है वो गुजरता है, ठीक। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, पहला ऑप्शन है वो कह रहा है आपसे क्या कि दिल्ली और अमृतसर, ध्यान रखना है क्या, दिल्ली और अमृतसर। दूसरा ऑप्शन है कह रहा है लखनऊ और कोलकाता, तीसरा ऑप्शन है कानपुर और कन्याकुमारी और चौथा ऑप्शन है दिल्ली और मनाली, ठीक। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए। क्या ध्यान रखना आपको? ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखना, यानी दिल्ली और अमृतसर, ठीक। ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी है कि जो ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग है वो दिल्ली और अमृतसर के बीच से होकर के गुजरता है, ठीक। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है क्या कि गांधी इरविन समझौता, समझिएगा ध्यान से, कह रहा गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, ठीक है। गांधी इरविन समझौता जो है वो कब हुआ था? जल्दी से हम लोग ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है 1929 ईस्वी में हुआ था, दूसरा ऑप्शन है 1931 ईस्वी में हुआ था, तीसरा ऑप्शन है 1935 ईस्वी में हुआ था और चौथा ऑप्शन है 1928 ईस्वी में हुआ था, ठीक। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी। क्या ध्यान रखना आपको? ऑप्शन नंबर बी याद रखना है, यानी कि 1931 ईस्वी में, ठीक। यानी जो गांधी और इरविन समझौता था वो कब? 1931 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है कि अरबी मूल ग्रंथ, समझिएगा ध्यान से, अरबी मूल ग्रंथ किताब उल हिंद, ध्यान रखना, जो अरबी मूल ग्रंथ है उस किताब का नाम लिखा हुआ है किताब उल हिंद द्वारा लिखा गया था। मतलब जो अरबी मूल ग्रंथ है किताब उल हिंद, ये किसके द्वारा लिखा गया था, ये बात आपको बतानी है, ठीक। ध्यान से पढ़िएगा। पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है जियाउद्दीन बरनी, दूसरा ऑप्शन कह रहा है सुल्तान महमूद, तीसरा ऑप्शन कह रहा है अलबरूनी, चौथा ऑप्शन कह रहा है इब्न बतूता। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी। क्या ध्यान रखना आपको? ऑप्शन नंबर सी यानी कि अल बरूनी, ठीक। यानी अल बरूनी ने किताब उल हिंद की जो है किताब उल हिंद जो ग्रंथ है या अरबी मूल ग्रंथ है इसकी रचना करी थी, ठीक। तो किसने करी थी? अल बरूनी ने करी थी, यानी आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी, ठीक। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य में कई शहर थे, मौर्य साम्राज्य में कई शहर थे, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित था, ठीक। यानी जो मौर्य साम्राज्य था उसमें कई सारे छोटे बड़े शहर थे, ठीक। लेकिन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है वो सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित था। मतलब जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आपको देख करके बताना है कि जो सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित है उस शहर का नाम क्या है, ठीक। तो आप ध्यान रखिए, पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है गिरनार, दूसरा ऑप्शन कह रहा है रूपनाथ, तीसरा ऑप्शन कह रहा है ब्रह्मगिरी और चौथा ऑप्शन कह रहा है टोपरा, ठीक। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी। क्या ध्यान रखना आपको? ऑप्शन नंबर सी याद रखना, यानी कि ब्रह्मगिरी। यानी जो ब्रह्मगिरी है वो मौर्य साम्राज्य के सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित शहर था, ठीक। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है क्या कि तमिलनाडु में, ध्यान रखना है कि तमिलनाडु में ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण ठीक है किसने करवाया था, ठीक। ये बात आपको ध्यान रखनी कि जो तमिलनाडु में ऐरावतेश्वर मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था, ये बात आपको बतानी है, ठीक। जरा ध्यान से ऑप्शन को पढ़ लीजिए। पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने, ध्यान रखना है महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने, और दूसरा ऑप्शन आपसे कह रहा है महाराजा प्रताप सिंह ने, ठीक। यानी महाराजा प्रताप सिंह ने, या तीसरा ऑप्शन आपसे कह रहा है राज राजा चोल प्रथम, ध्यान रखना है राज राजा चोल प्रथम ने, ठीक, या राज राजा चोल द्वितीय ने, ठीक। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर डी। क्या ध्यान रखना आपको? ऑप्शन नंबर डी याद रखना है, यानी राज राजा चोल द्वितीय, यानी राज राजा चोल द्वितीय ने तमिलनाडु के ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है क्या, ध्यान से पढ़िएगा, लिखा हुआ है संभवतः
संभवतः मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी, मतलब कितने साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी, ये बात आपको बतानी है। ठीक, तो जरा ध्यान से पढ़िएगा। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है, कह रहा 8000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी, या कह रहा है 6000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी, या कह रहा है 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी, या कह रहा है ऑप्शन नंबर डी 5000 मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी। क्या याद रखना आपको? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7000 साल पहले। ठीक, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि 7000 साल पहले जो है मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। ठीक, ये बात बहुत सी तरीके से आपको याद रखनी है कि 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है कि ज्योतिबा फुले ने निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना करी थी। ठीक, यानी जो ज्योतिबा राव फुले थे उन्होंने निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना करी थी। ठीक, यानी कि आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, तो आपको इनमें से देख करके बताना है कि जो ज्योतिबा राव फुले थे उन्होंने निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना करी थी। ठीक, जरा ध्यान से पढ़िए। पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है कि आर्य समाज की स्थापना करी थी। दूसरा ऑप्शन कह रहा है आपसे कि ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना करी थी, और चौथा ऑप्शन कह रहा है आपसे सतनामी समाज की स्थापना करी थी। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी। क्या याद रखना है आपको? ऑप्शन नंबर सी याद रखना है, यानी कि सत्यशोधक समाज की स्थापना करी थी। ठीक, तो ये बात आपको बहुत ही तरीके से याद रखनी है कि जो ज्योतिबा राव फुले थे उन्होंने जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना करी थी। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ठीक, चलिए ध्यान से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। कह रहा आदिवासी नेता, समझिएगा ध्यान से, कि आदिवासी नेता बिरसा, ध्यान रखना, आदिवासी नेता बिरसा किस जनजाति से संबंधित थे। ठीक, यानी जो आदिवासी नेता बिरसा थे ये किस जनजाति से संबंधित थे, ये बात आपको बतानी है। ठीक, पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है कि भूटिया जनजाति से संबंधित थे। दूसरा ऑप्शन आपसे कह रहा है कि गोंड जनजाति से संबंधित थे। तीसरा ऑप्शन कह रहा है आपसे कि भील जनजाति से संबंधित थे, और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि मुंडा जनजाति से संबंधित थे। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर डी। क्या याद रखना आपको? ऑप्शन नंबर डी याद रखना है, यानी कि मुंडा, यानी मुंडा जनजाति से संबंधित थे। यानी जो आदिवासी नेता बिरसा थे वो मुंडा जाति से संबंधित थे। ठीक, आई होप आप सभी लोगों को ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। उम्मीद करता हूं आप लोग जल्दी ही इन सभी क्वेश्चन की तैयारी कर लोगे। ठीक, ताकि आपकी जो सफलता है वो सुनिश्चित हो सके। चोल साम्राज्य में ध्यान रखना है कि चोल साम्राज्य में वेट्टी शब्द, ध्यान रखना एक शब्द लिखा हुआ वेट्टी शब्द से संबंधित। अब ये किससे संबंधित है ये बात आपको बतानी है, यानी कि चोल साम्राज्य में ये वेट्टी शब्द है ये किससे संबंधित है ये बात आपको बतानी है। जरा ध्यान से देखिए। पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है कि जबरन श्रम से संबंधित है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है सेना से संबंधित है, और तीसरा ऑप्शन कह रहा है सोने के सिक्के से संबंधित है, और चौथा ऑप्शन कह रहा है आंशिक भुगतान से संबंधित है। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जबरन श्रम, यानी जो आपको ये दिख रहा है ना वेट्टी शब्द, ये जो है वो जबरन श्रम से संबंधित है। ठीक, आई होप आप लोगों को पहला क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है कि सन 1925 ईस्वी में, ध्यान रखना 1925 ईस्वी में काकोरी कांड, ध्यान रखना जो काकोरी ट्रेन एक्शन, ये ध्यान रखना जो काकोरी कांड हुआ था में कौन सा स्वतंत्रता सेनानी शामिल था जिसके लिए ब्रिटिश सरकार ने उसे मौत की सजा सुनाई थी। ठीक, यानी जो काकोरी ट्रेन वाला कांड था उसमें कौन सा स्वतंत्रता सेनानी शामिल था। ठीक, और जिसके लिए ब्रिटिश सरकार ने उसे मौत की सजा सुनाई थी। ठीक है, पहले तो एक बात याद रखिए क्या कि जो काकोरी कांड हुआ कब था, तो आपको ध्यान रखना 1925 ईस्वी में, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बन सकता है, समझिएगा। ठीक, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है जो काकोरी कांड है वो 1925 ईस्वी में हुआ था। ठीक, अब उस काकोरी कांड में कौन भारतीय स्वतंत्रता सेनानी शामिल था ये बात आपको बतानी है। ठीक, और उसके बाद में उस ब्रिटिश सरकार ने उसे मौत की सजा सुना दी थी। ठीक, तो आपको ये जो है नाम बताना है उस स्वतंत्रता सेनानी का। ठीक, फिलहाल हम लोग देखते हैं पहले इसके ऑप्शन को, फिर आप लोग अच्छे से उसका आंसर देना। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए। ठीक, हमारे पास में जो है वो पहला ऑप्शन दिया गया है, कह रहा है राम प्रसाद बिस्मिल, और दूसरा ऑप्शन कह रहा है विनायक दामोदर सावरकर, और तीसरा ऑप्शन कह रहा है महात्मा गांधी, और चौथा ऑप्शन कह रहा है लाला हरदयाल। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए। क्या ध्यान रखना आपको? ऑप्शन नंबर ए, यानी राम प्रसाद बिस्मिल, यानी जो राम प्रसाद बिस्मिल थे यही थे काकोरी कांड में शामिल। ठीक, और इन्हें बाद में ब्रिटिश सरकार ने मौत की सजा सुना दी थी। ठीक, यानी आपको ये नाम बड़े अच्छी तरीके से याद रखना है कि जो काकोरी कांड हुआ था उसमें राम प्रसाद बिस्मिल शामिल थे। ठीक, तो ये बात अच्छी तरीके से आपको याद रखनी है। चलिए अब हम लोग
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है क्या कि भीमबेटका गुफाएं, ध्यान रखना है कि भीमबेटका गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। यानी आपको चार ऑप्शन में चार राज्य दिखाई दे रहे होंगे, ठीक। जैसे कि पहला ऑप्शन हमसे कह रहा है क्या, हरियाणा, दूसरा ऑप्शन कह रहा है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश और चौथा ऑप्शन है राजस्थान, ठीक। तो आपको ये बात बतानी, जो भीमबेटका गुफाएं हैं वो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो आपने चारों ऑप्शन इसी तरीके से पढ़ लिए होंगे। अब आपको ध्यान रखना है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, क्या याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी याद रखना है, यानी कि मध्य प्रदेश, ठीक। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो मध्य प्रदेश है वहां पर भीमबेटका गुफाएं स्थित है, ठीक। यानी मध्य प्रदेश में भीमबेटका गुफाएं स्थित हैं, ठीक। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है क्या, ध्यान रखना, खुदाई खिदमतगार नामक एक अहिंसक आंदोलन के संस्थापक कौन थे, ठीक। यानी जो खुदाई खिदमतगार है वो एक अहिंसक आंदोलन था, ठीक। मतलब जिसमें कोई भी हिंसा नहीं हुई थी, उसके संस्थापक कौन थे ये बात आपको बतानी है, ठीक। पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है खान अब्दुल गफ्फार खान, मोहम्मद अली जिन्ना और तीसरा ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, चौथा ऑप्शन है महात्मा गांधी, ठीक। अब कुछ लोगों को लगता है कि अहिंसा के पुजारी कौन थे, महात्मा गांधी थे, ठीक। तो वहां पर वो लोग जो है इस क्वेश्चन का गलत आंसर देकर के आएंगे। मतलब वो लोग कर देंगे कि जो अहिंसक आंदोलन है उसके संस्थापक जो है महात्मा गांधी ही रहे होंगे, क्योंकि लगता है ना कि अहिंसा के पुजारी जो है वो किनको कहा जाता है, महात्मा को जाता है, ठीक। तो ऐसे लिंक नहीं करना है इस क्वेश्चन को, ठीक। अगर ऐसे लिंक करोगे ना तो फिर गलत आंसर करके आओगे, ठीक। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है जो खुदाई खिदमतगार है, यानी जो खुदाई खिदमतगार नामक का एक अहिंसक आंदोलन है उसके जो संस्थापक हैं, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए। क्या याद रखना आपको, ऑप्शन नंबर ए याद रखना, यानी खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक। ये बात आपको ध्यान रखनी है क्या, कि खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक। यानी यही है खुदाई खिदमतगार नामक एक अहिंसक आंदोलन के संस्थापक, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, कह रहा है क्या कि अकबर की राजस्व प्रणाली, ध्यान रखना, अकबर की राजस्व प्रणाली जब्त द्वारा विकसित की गई थी, ठीक। यानी जो अकबर की राजस्व प्रणाली थी जब्त, ये किसके द्वारा विकसित करी गई थी ये बात आपको बतानी है, ठीक। तो जो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा राजा भारमल, दूसरा ऑप्शन कह रहा है राजा मान सिंह, तीसरा ऑप्शन कह रहा है बैरम खां और चौथा ऑप्शन कह रहा है तोडरमल, ठीक। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर डी। क्या याद रखना आपको, ऑप्शन नंबर डी याद रखना, यानी कि तोडरमल। यानी जो तोडरमल थे इन्होंने अकबर की राजस्व प्रणाली यानी जो जब्त थी इन्हीं के द्वारा विकसित करी गई थी, ठीक। तो आपको नाम याद रखना है तोडरमल, यानी ऑप्शन नंबर डी, ठीक। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है क्या कि दिलवाड़ा मंदिर, ध्यान रखना, दिलवाड़ा मंदिर भारत के सबसे बेहतरीन और अपनी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है मंदिरों में से एक है, ठीक। अब ये किसका मंदिर है ये बात आपको बतानी है। यानी जो दिलवाड़ा मंदिर है वो भारत की बेहतरीन और अपनी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है, सीधी बात है, ठीक। अब ये है किस धर्म से संबंधित, मतलब ये किस धर्म का मंदिर है ये बात आपको बतानी है, जरा ध्यान से देखिए। पहला आपको कह रहा है कि बौद्ध धर्म, दूसरा ऑप्शन है आपका हिंदू धर्म, तीसरा ऑप्शन है जैन धर्म और चौथा ऑप्शन है सिख धर्म, ठीक। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी। क्या याद रखना है आपको, ऑप्शन नंबर सी याद रखना है, यानी कि जैन धर्म, ठीक। यानी जो आपका दिलवाड़ा मंदिर है वो जैन धर्म से संबंधित है, ठीक। ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रख लेनी है, ठीक। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमसे कह रहा है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना, ध्यान रखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, ठीक। ये बात आपको बतानी अच्छी तरीके से, जरा ध्यान से पढ़िए। पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है तरुण सागर ने, दूसरा ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद ने, तीसरा ऑप्शन है जम्बू विजय, ध्यान रखना, तीसरा ऑप्शन है जम्बू विजय ने, ठीक। और चौथा ऑप्शन है गौर गोपाल दास ने, ठीक। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्वामी विवेकानंद, ठीक। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्वामी विवेकानंद, यानी स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी, ठीक। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है क्या कि चोल और चेर, ध्यान रखना है कि चोल और चेर और पांड्य, ये तीन बातें याद रखो, चोल चेर पांड्य राजवंश भारत के किस प्राचीन काल के शासक थे, ठीक। यानी जो चोल शासक हो गया, चेर शासक हो गया, पांड्य शासक हो गया, ये राजवंश भारत के किस प्राचीन काल के शासक थे ये बात आपको ध्यान करके रखनी है, ठीक। तो अब ये किस प्राचीन काल के शासक थे तो आपको बताना है। यहाँ पर पहला कह रहा है महाजनपद काल के, दूसरा कह रहा है गुप्त काल के, तीसरा मौर्य काल के, चौथा संगम काल के, ठीक। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संगम काल के, ठीक। यानी ये जो आपको दिख रहा है चोल चेर और पांड्य राजवंश ये भारत के संगम काल के शासक थे, ठीक। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है क्या 1917, ध्यान रखना, कितने में 1917 में किस भारतीय आंदोलन में
पहली बार नील बागानों की, ध्यान रखना है, नील बागानों की समस्याओं को प्रकट किया गया था। ठीक, यानी ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी। ठीक, ये आपको 12th वाले में एक चैप्टर भी आपको पढ़ने को मिलता है, इंडिगो। ठीक, तो वही उसी के बारे में बातचीत यहाँ पर हुई है कि 1917 में किस भारतीय आंदोलन में पहली बार नील बागानों यानी जो नील की खेती होती थी, ठीक, इसी की समस्या को किस आंदोलन में प्रकट किया गया, ये बात आपको बतानी है। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिए, पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है क्या, खेड़ा सत्याग्रह, यानी जो सत्याग्रह का आंदोलन चलाया था गांधी जी ने, उसमें इस बात के बारे में बात हुई थी। ठीक, या दूसरा ऑप्शन कह रहा है चंपारण आंदोलन, या तीसरा ऑप्शन कह रहा है असहयोग आंदोलन, चौथा ऑप्शन कह रहा है अहमदाबाद मील हड़ताल। ठीक, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी। क्या याद रखना है आपको, ऑप्शन नंबर बी याद रखना है, यानी कि चंपारण आंदोलन। ठीक, यानी जो चंपारण शहर है वहां पर गांधी जी ने जाकर के ये आंदोलन चलाया था और वहां पर इस नील की बागानों की, यानी जो नील बागान यानी जो किसान लोग नील उगाया करते थे उसकी समस्याओं को प्रकट किया गया था। ठीक, और ये हुआ कब था, तो आपको ध्यान रखना है 1917 ईस्वी में। बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमसे कह रहा है क्या, कि बौद्ध स्थापत्य कला के स्मारकों में प्रार्थना कक्षों को कहा जाता था। यानी जो प्रार्थना कक्ष हुआ करते थे बौद्ध स्थापत्य कला के स्मारकों में, उसे हम लोग क्या कहते थे, ये बात आपको बतानी है। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है चैत्यगृह, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है स्तूप, तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है विहार गृह और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है पुस्तक। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए। क्या याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए याद रखना है, यानी कि चैत्य गृह। यानी जो चैत्य गृह है उसे हम लोग क्या कहते थे, यानी जो प्रार्थना कक्ष हुआ करते थे उसे हम लोग चैत्य गृह के नाम से जानते थे। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमसे कह रहा है क्या, अच्छा क्वेश्चन है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कह रहा भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को, यानी आप सबको पता ही है ना कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी, तो 23 मार्च 1931 ईस्वी में दी गई थी। ठीक, अच्छा इनके साथ और किन किन लोगों को फांसी दी गई थी, ये बात आपको बतानी है। समझ रहे ना, ये बात आपको अच्छी तरीके से बतानी है कि और कौन कौन से ऐसे लोग थे, क्योंकि 3 लोगों को फांसी दी गई थी, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब 3 लोगों में से और कौन 2 लोग थे, ये बात आपको बतानी है। तो पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है कि बीके दत्त यानी बटुकेश्वर दत्त थे और राजगुरु, ये 2 लोग थे। दूसरा ऑप्शन कह रहा है सुखदेव और राजगुरु, ये दोनों लोग थे। और तीसरा ऑप्शन कह रहा है सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद, ये दोनों लोग थे। ठीक, और उसके बाद कह रहा है सुखदेव और बीके दत्त यानी कि बटुकेश्वर दत्त, ये लोग थे। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी। क्या याद रखना आपको, ऑप्शन नंबर बी याद रखना है, यानी कि सुखदेव और राजगुरु। यानी कि अब आपको एक बात और समझ में आनी चाहिए कि 23 मार्च 1931 ईस्वी को 3 लोगों को फांसी दी गई थी, जिसमें से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, ये 3 लोग थे। ठीक, तो ऐसे आपको तीनों नाम अच्छी तरीके से याद करके रख लेने। ठीक, ध्यान से देखिए, अब हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस लोधी शासक ने, ध्यान रखना, किस लोधी शासक का वास्तविक नाम निजाम खान था। निजाम खान किसको कहा जाता था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी कि एक लोधी शासक की बात कर रहा है। अब वो कौन सा लोधी शासक था जिसे हम लोग निजाम खान के नाम से भी जानते थे। ठीक, चलो पढ़ते हैं ध्यान से। पहला ऑप्शन, अब ऑप्शन कह रहा है हमसे क्या, कि सिकंदर लोधी, दूसरा ऑप्शन है बहलोल लोधी, तीसरा ऑप्शन है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह और चौथा ऑप्शन है इब्राहिम लोधी। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए। क्या याद रखना आपको, ऑप्शन नंबर ए याद रखना, यानी कि सिकंदर लोधी। यानी जो सिकंदर लोधी है उसे हम लोग निजाम खां के नाम से भी जानते थे। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है कि चौसा और कन्नौज, ध्यान रखना है क्या, कि चौसा और कन्नौज के युद्ध में किस शासक ने हुमायूं को पराजित किया था। यानी कि चौसा और कन्नौज के युद्ध में किस शासक ने हुमायूं को पराजित किया था। मतलब 2 बार युद्ध लड़ा गया, एक बार चौसा का युद्ध और दूसरा कन्नौज का युद्ध, और दोनों में हुमायूं की पराजित हुई। और हुमायूं जब पराजित हुआ तो किसने पराजित किया, ये बात आपको बतानी है। पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है मोहम्मद आदिल शाह, यानी कि मोहम्मद आदिल शाह ने हराया। ठीक, उसके बाद में कह रहा है आपसे कि इस्लाम शाह, और तीसरा ऑप्शन आपसे कह रहा है अली आदिल शाह द्वितीय, और चौथा ऑप्शन आपसे कह रहा है शेर शाह। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर डी। किस पे ध्यान रखना आपको, ऑप्शन नंबर डी याद रखना, यानी कि शेर शाह। यानी जो शेर शाह थे उन्होंने चौसा और कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था। ठीक, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छी तरीके समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमसे कह रहा है क्या, कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि, समझना ध्यान से, कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी। ठीक, यानी जो महात्मा गांधी है उन्हें सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ऑप्शन नंबर तीसरे में कह रहा है रविंद्रनाथ टैगोर ने, और ऑप्शन नंबर चौथा है वो कह रहा है जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना ऑप्शन नंबर
ए, क्या याद रखना आपको, ऑप्शन नंबर ए याद रखना, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने, यानी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ठीक, कह रहा महाबोधि मंदिर परिसर का, ध्यान रखना, महाबोधि मंदिर परिसर का के जीवन से सीधा संबंध, यानी कि किस जीवन से सीधा संबंध है, ये बात आपको बतानी है। पहला ऑप्शन कह रहा मुगल शासकों से संबंधित, यानी जो महाबोधि मंदिर है उसका संबंध मुगल शासक से है। दूसरा ऑप्शन कह रहा सिख गुरु से है। तीसरा ऑप्शन कह रहा भगवान से, और चौथा ऑप्शन कह रहा जैन तीर्थकर से। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी, क्या याद रखना आपको, ऑप्शन नंबर सी, यानी भगवान बुद्ध, यानी जो आपको महाबोधि मंदिर का परिसर है वो जो है वो किससे, भगवान बुद्ध से संबंधित है। ठीक, आई होप आप सभी लोगों को ये सारे के सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग जल्दी इन क्वेश्चन को तैयार कर लोगे ताकि आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। ठीक है, और जिस किसी ने भी पिछले पार्ट नहीं देखे हैं, ठीक, तो आप लोग प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर के हिस्ट्री प्रैक्टिस सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाकर के आप सभी क्वेश्चन की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आपकी जो है सफलता सुनिश्चित हो सके, क्योंकि ये सारे के सारे मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक, यानी 2022 में पूछे गए सारे के सारे क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, जिससे आप लोग पेपर में जाकर के अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अच्छी तरीके से आपको वहां पर सॉल्व करने में मदद करेंगे ये क्वेश्चन सारे के सारे, और आपका जो है थोड़ा सा गेस अच्छा हो पाएगा, या बोल सकते हो आप कि आप लोग थोड़ा सा अंदाजा लगा पाओगे कि आपका एग्जाम किस प्रकार से आने वाला है। ठीक है, चलिए हम लोग फिर से मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा और अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहिएगा।